चले गाइस, वेलकम बैक टू A29609 बिजनेस क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वी आर स्टार्टिंग विद द क्लास इज CSR। अब हमारे पास ये जो CSR है ना, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ओ एएस के अंदर भी थोड़ी इसकी असेसमेंट है, A2 के अंदर भी इसकी असेसमेंट है। तो हम थोड़ा इसको पहले डेवलप करते हैं कॉन्सेप्ट को ज़रा। आपके पास एक चीज़ है दैट इज़ नोन एज एथिकल बिहेवियर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एथिकल बिहेवियर ऑफ द बिजनेस। और एक होता है हमारे पास अनएथिकल बिहेवियर। अब होता क्या है हमारे पास, जब हम ओ लेवल्स के अंदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव का टॉपिक पढ़ते हैं तो उस ओ लेवल्स के बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अंदर एक लास्ट पे हमारा एक ऑब्जेक्टिव आता है दैट इज नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद आता है CSR। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बिजनेसेस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं वो दो तरीकों से कर रहे होते हैं। एक होते हैं बिजनेसेस एथिकली बिहेव करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न विद द केस ऑफ बॉडी शॉप, वी हैव द केस स्टडी इन इट। और कुछ बिजनेसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं अनएथिकल पे। और सही भी है। क्यों? क्योंकि भाई प्रॉफिट मोटिव बिजनेस है, और अगर मैं लीगली कंप्लाइंट हूँ एंड आई एम फुलफिलिंग ऑल द लॉज एंड आई एम ऑपरेटिंग विद इन द गवर्नमेंट लॉज एंड बाउंड्रीज, तो उसके अंदर गलत नहीं है। मैं टैक्सेस पे कर रहा हूँ, सारे लॉज को फुलफिल कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आई एम एक्चुअली फुलफिलिंग द लीगल ऑब्लिगेशन। और मेरा प्राइवेट बिजनेस है, मैं जो करूँ। लेकिन कुछ बिजनेसेस होते हैं जो इस पे बड़ा फोकस करते हैं, दे आर नोन एज सोशली रिस्पॉन्सिबल। अब एथिकल बिहेवियर है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द एग्जांपल्स। एक बिजनेस है, एक कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर्स, बिकॉज दे आर द इन्वेस्टर्स, दे प्रोवाइड द फाइनेंस टू द कंपनी। अब एक कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करती है एंड दे रिपोर्ट द स्काई रॉकेट प्रॉफिट, बट दे डू मैनिपुलेट देयर अकाउंट्स। ऐसे अकाउंट्स के नंबर्स के साथ खेलते हैं, दे प्ले विद द नंबर्स, दे मैनिपुलेट द अकाउंट्स ताकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना देना पड़े। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि दे आर मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर्स। एथिकल अनएथिकल? अनएथिकल। क्योंकि शेयर होल्डर्स का राइट है, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है, दैट्स व्हाई दे हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट बाय बाइंग द शेयर्स, बट द कंपनी इज अवॉइडिंग द डिविडेंड्स बाय मैनिपुलेटिंग द अकाउंट, सो इट्स अ कंप्लीट अनएथिकल प्रैक्टिस। नंबर वन। नंबर टू, एक कंपनी है, वो प्रोडक्ट बनाती है, स्किन केयर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाती है। अब उस स्किन केयर प्रोडक्ट के अंदर ऐसा एक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हो रहा है जिससे अगर हमारे पास जो स्किन एलर्जीज हैं वो बढ़ सकती हैं, और दोज पीपल हु हैव द स्किन एलर्जीज, इफ दे यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो दे कैन गेट इनटू सम स्किन डिजीज। लेकिन वो पर्टिकुलर कंपनी करती क्या है कि उसकी पैकेजिंग के ऊपर ये वार्निंग साइन हटा देती है, और ये नहीं बताती कि ये इंग्रेडिएंट उसके अंदर इन्वॉल्व है, और ये वार्निंग साइन वहाँ पे मेंशन नहीं करती, डिस्क्लेमर नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमने ये डिस्क्लेमर दिया और हमने ये वार्निंग साइन इशू किया तो इससे होगा ये कि जो लोग हमारा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं और ख़रीदते हैं उन वो भी नहीं शायद ख़रीदेंगे, क्योंकि उनको अगर स्किन एलर्जी है तो इससे हमारी जो कस्टमर बेस है वो टूट जाएगी और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कम हो जाएंगे। सो फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट एंड फॉर द प्राइवेट बेनिफिट दे आर डूइंग दिस। एथिकल अनएथिकल? अनएथिकल। तो सिंपली यहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आ रही है, वो ये आ रही है कि जो चीज़ सोशली एंड मॉरली राइट है वो एथिकल है, और जो चीज़ सोशली एंड मॉरली रॉन्ग है इट इज़ नोन एज अनएथिकल। तो सर एथिकल बिहेवियर का मतलब क्या हुआ हमारे पास? एथिकल बिहेवियर का मतलब हुआ अ थिंग दैट इज सोशली और मॉरली राइट, इट इज़ नोन एज द एथिकल बिहेवियर। एंड इफ अ पर्टिकुलर थिंग इज सोशली एंड मॉरली रॉन्ग, इट इज़ नोन एज अनएथिकल बिहेवियर। तो अब जो बिजनेस एथिकली बिहेव करते हैं उसका मतलब क्या है कि दे डू कंसिडर द सोशल फैक्टर्स, दे डू कंसिडर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दे डू कंसिडर द इंटरेस्ट एंड द राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स। those people who are connected with the business, if they are actually fulfilling their rights and interests, तो इसका मतलब बिजनेस एथिकली बिहेव है। और अगर वो नहीं कंसिडर करते तो इसका मतलब बिजनेस अनएथिकली इन्वॉल्व है इन द एक्टिविटीज। तो एथिकल बिहेवियर अनएथिकल बिहेवियर के बीच में डिफरेंस है। और अगर कोई चीज़ सोशली एंड मॉरली राइट होगी तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगी कि हाँ यार ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। तो आइए ज़रा समझते हैं अब हमारे पास
कि सर CSR है क्या, वी हैव द कंप्लीट फाइल, इट विल बी शेयर्ड विथ यू। है क्या? CSR is a concept when business consider the social and the environmental activities into their operations. CSR now works as a marketing tool for many large scale business. अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज नोन एज ग्रीन वॉशिंग के नाम से, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब सर ये ग्रीन वॉशिंग बेसिकली है क्या? व्हाट इज दिस ग्रीन वॉशिंग? ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? देखो, ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेक इमेज क्रिएट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द पीपल, असल में ऐसे वो नहीं है। बट दे गेट व्हेन दे गेट इनटू द सोशल इंटरेक्शन एंड व्हेन दे इंटरेक्ट विद द अदर पीपल, तो वो ऐसा बिहेव करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, सुथरे हैं, पवित्र हैं, सुशील हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि दे आर क्रिएटिंग अ डिसेप्टिव इमेज इन फ्रंट ऑफ द पीपल। तो कुछ बिजनेसेस भी ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हम बड़ा एथिकली बिहेव करते हैं, सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे तरफ से तो कोई डैमेज टू द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। दैट इज टू क्रिएट अ डिसेप्टिव इमेज, और दैट इज टू यूज द CSR एज अ फेस हाइडिंग स्ट्रैटेजी, और उसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी कुछ और है। तो सर आपने यहाँ पे नेस्ले लिखा हुआ है, यस नेस्ले लिखा है, और हम लिखेंगे लिखेंगे भाई, समझेंगे कि इसको बल्ले नाम आ रहा है तो आ रहा है, क्या करें भाई? नेस्ले कर क्या रहा है? वी हैव द सोशल बाइकआउट दैट इज गोइंग ऑन ना, अभी तक चल रहा है। KFC, मैकडोनल्ड्स, पेप्सी, नेस्ले, इनका नेस्ले को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। नेस्ले इज नोन एज वन ऑफ द बिगेस्ट फूड कंपनी इन द वर्ल्ड। तो नेस्ले को इफेक्ट इस तरीके से पड़ना शुरू हुआ कि पाकिस्तान के अंदर नेस्ले के बहुत सारे लोकल ऑल्टरनेटिव्स आना शुरू हो गए, और नेस्ले की जो सेल्स है वो ड्रॉप होना शुरू हो गई इवेंचुअली, बिकॉज ऑफ द सोशल बाइकआउट, बिकॉज ऑफ द पैलेस्टाइन एंड गाजा वाले इशू की वजह से। तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, इट्स अ राइट एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मुस्लिम है वो बाइकआउट करे, बिकॉज वॉट एवर दैट इज गोइंग ऑन गाजा एंड पैलेस्टाइन, इट्स अगेन द ह्यूमैनिटी बेसिकली। इट्स अ ह्यूमन इनह्यूमन एक्ट। तो वही है हमारे पास कि नेस्ले यहाँ पे कर क्या रहा है, सोशल बाइकआउट चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान के अंदर जब सेल्स ड्रॉप होना शुरू हो गई तो इन्होंने अब CSR को यहाँ पे टूल यूज़ करना शुरू किया। क्या क्या कि जो रूरल एरियाज हैं, वो सारे एरियाज जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, जहाँ पे एक्सेस टू द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वहाँ पे नेस्ले ने RO प्लांट इंट्रोड्यूस और इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अब सर RO प्लांट क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, टू प्रोवाइड द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल दोज हु आर नॉट, कह सकते हो कि afford cannot afford the clean drinking water, or the clean drinking water is not accessible to them। और वीडियोस बना के पोस्ट करना शुरू कर दिया ऑन दी यूट्यूब, स्पॉन्सर्ड एड्स आना शुरू हो गई कि नेस्ले जो है वो साफ पानी लोगों को पहुंचा रहा है। एंड ऑन दी अदर हैंड नेस्ले कर क्या रहा है? पैलेस्टाइन वाला इशू, फंडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो कभी कभार CSR जो है वो एज अ टूल भी यूज किया जाता है, एंड इफ इट इज द केस तो इट विल बी नोन एज ग्रीन वॉशिंग। कि सिर्फ और सिर्फ एक फेक इमेज क्रिएट करने के लिए, एक बेटर इमेज क्रिएट करने के लिए, इन ऑर्डर टू गेट द सपोर्ट, दे आर डूइंग दिस। तो दिस इज द केस। इज
तो गाइस, जब भी हमारे पास इस टाइप की पर्टिकुलर सिचुएशन होगी, सो इट विल बी नोन एज द ग्रीन वॉशिंग, द केस ऑफ ग्रीन वॉशिंग, कि एक पर्टिकुलर बिजनेस सिर्फ यहाँ पे अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए और एक फेक इमेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अगर ये कर रहा है सी एस आर एज अ फेस हाइडिंग स्ट्रैटेजी, सो इट विल बी नोन एज द ग्रीन वॉशिंग। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल्स भी ये करती हैं कि मल्टीनेशनल्स इन ऑर्डर टू गेट एंट्री इनटू द कंट्री, तो दे से टू द गवर्नमेंट कि हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, हम यहाँ पे टैक्सेस पे करेंगे। तो कभी कभार सी एस आर कैन वर्क एज अ टूल, मार्केटिंग टूल। अब हमारे पास यहाँ पे इसके बाद है कि कम्युनिकेट देयर मोटो दैट दे डू नॉट जस्ट वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड इंक्रीज मार्केट शेयर, दे आर बेनिफिटिंग द सोसाइटी एंड community at the different levels at which they operate, either local, national, or international. Socially responsible businesses attempt to fulfill duties that it has towards employees, customers, and other interested parties. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरली समझ आनी चाहिए। होता क्या है कभी कभार हमारे पास कि आपके पास केस स्टडी गिवन होगी ना, तो केस स्टडी के अंदर जैसे ही वहाँ पे आपके पास बिजनेस रिलेशन टू द कम्युनिटी या बिजनेस रिलेशन विद द एम्प्लॉयज, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट द एग्जामिनर इज गोइंग टू असेस सी एस आर। तो आपके पास वहाँ पे पैराग्राफ होगा, उसको देखते ही आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे जो है ना, आप एग्जामिनर सी एस आर की बात कर रहा है। और समटाइम्स इट इज़ वेरी हिडन, आपको समझना पड़ता है कि हाँ, दिस इज़ द साइन कि हाँ, दैट द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द सी एस आर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस अटेम्प्ट टू फुलफिल ड्यूटीज दैट इज टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। तो अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस अपने कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स के साथ, जो उसके साथ कनेक्टेड हैं, कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, शेयर होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनके इंटरेस्ट को और उनकी सारी जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दैट द बिजनेस इज कंसिडरिंग द सी एस आर एंड द बिजनेस इज सोशली रिस्पॉन्सिबल, कि वो सिर्फ अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए दूसरे स्टेक होल्डर्स ग्रुप को नेगेटिवली सफ़र नहीं करवा रहा। जिसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास जो कंसिडर किया जाता है वो है शेयर होल्डर्स का, रेगुलर डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन। अब सर, रेगुलर डिविडेंड्स इन कैपिटल गेन कैसे? वी हैव एन एग्जांपल। लेक्चर जब हमने स्टार्ट किया था तभी हमने इसकी एग्जांपल को कंसिडर किया था कि होता क्या है कभी कभार कि कंपनीज अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती है, तो सर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता? बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो कि अनएथिकल हैं लेकिन दे आर लीगली अलाउड। अकाउंट्स की मैनिपुलेशन तब तक आपकी अलाउड है जब तक अकाउंटिंग प्रिंसिपल अफेक्ट नहीं हो रहे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल अफेक्ट हो रहे हैं तो नाउ द लीगल एक्शन कैन बी टेकन। ऑडिट के अंदर आपकी ऑडिट रिपोर्ट्स खराब आ सकती है, अप्रूव नहीं होगी, हमारे पास ऑथेंटिकेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं होगी। ये सारे मसले तब होंगे अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आउटसाइड दी कोई काम हो रहा हो। लेकिन अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बेसिस पे काम हो रहा है हमारे पास और विद इन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल यू आर इन्वॉल्व इन द मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंट, सो कोई भी मसला नहीं है। तो अब शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या है कि रेगुलर डिविडेंड्स मिलने चाहिए और उनकी शेयर प्राइस जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। अब एक कंपनी अपने अकाउंट्स को ऐसे मैनिपुलेट करती है कि यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड दिया जाएगा बिकॉज द प्रॉफिट हैज़ बीन डिक्रीज और प्रॉफिट की अमाउंट के साथ मैनिपुलेशन कर दी गई है। इसी तरीके से कभी कभार हमारी शेयर प्राइस को भी बड़ा अंडर वैल्यू किया जाता है या रीवैल्यूड दिखाया जाता है, ऐसी कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं होती, इन ऑर्डर टू गेट दी फाइनेंस फ्रॉम दी शेयर होल्डर्स, ताकि नए शेयर्स इशू करके और फाइनेंस रेज किया जाए। तो एक्चुअली यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ फ्रॉड विद दी शेयर होल्डर्स ना, आप यहाँ पे उनको मैनिपुलेट कर रहे हो कि ऐसा कंपनी में इतना प्रॉफिट है, कंपनी की शेयर प्राइस इतनी है, ताकि नए शेयर होल्डर्स आके और शेयर्स बाय करें, जबकि ऐसा असल में कुछ भी नहीं है। तो अगर इस टाइप के एक्शन के अंदर अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि दैट द कंपनी इज बिहेविंग अनएथिकली। नंबर टू, एम्प्लॉयज, सबसे इंपॉर्टेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और एम्प्लॉयज का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा आपको नजर आएगा पास पेपर्स में भी व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सीएसआर। नंबर वन, रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम, कंपैटिटिव इनकम। अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर बिजनेस है, वो यहाँ पे शेयर होल्ड सॉरी एम्प्लॉयज़ को पे करता है अकॉर्डिंग टू द मिनिमम वेज रेट। अब डू यू नो ना व्हाट इज मिनिमम वेज रेट? कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई इतनी मिनिमम वेज प्राइवेट सेक्टर बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ को पे करेगा। जैसे इन पाकिस्तान 34,600 इज द मिनिमम वेज रेट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, कि इससे कम पैसों के अंदर आप किसी को हायर नहीं कर सकते। तो दैट इज नोन एज द फॉलोइंग द लॉ।
अब अगर वहां पे आप बहुत ज्यादा एक्सेस वर्कलोड है, ओवर टाइम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग मजबूर हैं, दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन दैट दे कैन क्विट द जॉब, और अगर आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो इसका मतलब यू आर बिहेविंग अनएथिकली। नंबर टू, जॉब सिक्योरिटी। नाउ व्हाट इज जॉब सिक्योरिटी? कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली प्रोवाइड्स अ बेसिक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज। अब वो यहाँ पे क्यों? क्योंकि उनकी अप्रोच ऐसी है कि जब जरूरत नहीं होगी निकाल देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, वर्कर्स आर एक्चुअली बाउंड, दे डू नॉट हैव द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। तो अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस यहाँ पे एम्प्लॉयज का और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बेनिफिट ले रहा है एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग द लेबर, तो अगेन हमारे पास क्या है? ये अनएथिकल है। प्रॉपर एंड सेफर वर्किंग कंडीशंस। अब प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेशन का। अब से ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेस का मतलब ये है कि व्हेन वी हायर एन इंडिविजुअल, तो वी हायर ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज, उसकी बेसिस पे हम हायर कर रहे हैं। कलर, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर, हमारे पास नेपोटिज्म, ब्लड रिलेशन, इनकी बेसिस पे हम हायर नहीं कर रहे। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट क्रिएट अ फेयर वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर किसी बंदे की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको प्रमोट किया जाए, लेकिन अगर वहाँ पे फेवरिज्म हो रहा है या निपोटिज्म हो रहा है तो उसकी बेसिस पे अगर प्रमोशन हो रही है और डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो इट इज़ नॉट राइट एंड इट इज़ अनएथिकल, बिकॉज दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट और एम्प्लॉय डिजर्व्स अ प्रमोशन। और सेफर वर्किंग कंडीशंस का कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि यहाँ से एक चीज़ हमारे पास है, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स कब होते हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स? जब हमारे पास वर्किंग कंडीशन डेंजरस हो। अब सर वर्किंग कंडीशन डेंजरस कैसे हो सकती है? वी हैव एन एग्जांपल। लेट्स सपोज रेस्टोरेंट के अंदर जो किचन वाला डिपार्टमेंट है, इट्स डेंजरस। माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, केमिकल फैक्ट्रीज। तो अब यहाँ पे सर वर्किंग कंडीशन सेफर क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि एम्प्लॉयर की कॉस्ट लगेगी, बिजनेस की कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर इज एक्चुअली पुटिंग द लाइफ ऑफ द वर्कर्स एट रिस्क by not providing equipment, by not providing costumes, by not providing health and safety training, by not providing proper instructions. पाकिस्तान में हमारे पास जब कंस्ट्रक्शन होती है तो कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स को आपने देखा है? कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर्स हैं वो येलो कलर की हार्ड हैट पहने हों। आप मूवीज़ वगैरह के अंदर देखते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ पे लिखा होता है यू कैन नॉट एंटर इनटू द कंस्ट्रक्शन साइट विदाउट वेयरिंग हार्ड हैट, के ऊपर से कुछ गिर सकता है, पत्थर गिर सकता है और देयर इज अ चांस ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी कोई पर्टिकुलर एक्सीडेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स एट द वर्क प्लेस, इट विल बी नोन एज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो सर हाउ टू मेक द वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर एंड सेफर? प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस के लिए दो चीज़ें। आपने एएस के अंदर पढ़ी थी ट्रेड यूनियन, और आपने एएस के अंदर पढ़ी थी इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी पॉलिसी इन एचआरएम। 90% of the businesses in UK have adopted this policy that is known as equality and diversity, all inclusive। डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स है, डिफरेंट रिलीजन के लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट कलर कास्ट कम्युनिटी के लोग काम कर रहे हैं, ऑल आर वेलकम। द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस ऑफ ऑल द वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट देम फेयरली। The promotion, the increment in the salary is on the basis of the performance. Simple. So it is known as equality and diversity policy. And number two, by the existence of the trade union. क्योंकि trade union is a group of workers, collective bargaining and involved होता है, and they develop the pressure on the employer and the management if they are doing wrong against the employees' rights and interest. And how you can make the working conditions safer? आप working conditions safer बना सकते हैं by health and safety training, बाय प्रॉपर इक्विपमेंट, बाय प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन यू आर एक्चुअली बिहेविंग एथिकली विद द वर्कर्स, यू आर नॉट पुटिंग द लाइफ एट रिस्क फॉर योर ओन बेनिफिट और फॉर द लेस कॉस्ट। दिस इज द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज एट द वर्क प्लेस। कस्टमर्स, स्टेबल प्राइसेस। स्टेबल प्राइसेस मीन वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स का मतलब ऐसा है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है, और यू हैव क्रिएटेड अ मोनोपोली। तो प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई चार्ज कर रहे हैं, यू आर एक्सप्लॉइटिंग द कंज्यूमर एंड द कस्टमर बिकॉज दे हैव नो चॉइस। सेकेंड हमारे पास है सेफ एंड रिलायबल प्रोडक्ट्स। अब देखो सेफ एंड रिलायबल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? समटाइम्स सम प्रोडक्ट्स आर नॉट सेफर फॉर सम पर्टिकुलर कस्टमर्स। जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी कॉस्मेटिक वाली।
तो अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस अपनी पैकेजिंग के ऊपर वार्निंग नहीं लिखता या डिस्क्लेमर नहीं देता या वार्निंग साइन नहीं लगाता, तो नाउ दैट पर्टिकुलर कस्टमर इज गोइंग टू कंज्यूम। और अगर वो कंज्यूम करेगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो आप अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे वो चीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आपने वो किया तो यू आर गोइंग टू लूज द कस्टमर बेस एंड दिस इज आवर रेवेन्यू इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। तो आप ये नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहे हैं बाय बिहेविंग अनएथिकली, एंड यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ इंटरेस्ट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द बेनिफिट और द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। तो ये कस्टमर्स के राइट्स एंड इंटरेस्ट हैं। इसके बाद सप्लायर फेयर प्राइसेस। सर मतलब sometimes some businesses that are operating at the large scale, they misuse actually the bargaining power against the supplier। हम लेना छोड़ देंगे, हम किसी और से बाय कर लेंगे। अब यहाँ पे इट इज़ अ ब्लैकमेलिंग टू द सप्लायर, सप्लायर इज बाउंड, क्योंकि आप उसके बहुत मेजर कस्टमर हैं। तो आप यहाँ बहुत बड़े बड़े सुपर स्टोर्स ये करते हैं कि वो कहते हैं कि सप्लायर को, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस होते हैं और सप्लायर्स होते हैं, वो उनको कहते हैं कि आप बिलो कॉस्ट दे हमें, या हमें कॉस्ट पे दे, तो हम आपके प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, हम आपके प्रोडक्ट को अपने शेल्फ्स पे रखेंगे, क्योंकि योर प्रोडक्ट हैज़ नो वैल्यू। इट्स आर कस्टमर बेस, इट्स आर फुटफॉल ऑफ द कस्टमर, इट्स आर शेल्फ दैट इज गोइंग टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे जो सप्लायर है वो बाउंड हो जाता है और वो अपने प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होता है। तो अगेन यहाँ पे अगर सप्लायर को बहुत ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं और उसको नुकसान हो रहा है, तो इट्स अनएथिकल बिकॉज यू आर मिस यूजिंग योर बार्गेनिंग पावर। अगेन फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर ऑर्डर्स, ये सप्लायर के क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव। लोकल कम्युनिटी, स्टडी एम्प्लॉयमेंट, मिनिमल पॉल्यूशन, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज। अब यहाँ पे मैं ये तीन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज लिख रहा हूँ जो कि पास पेपर में और आंसर राइटिंग में आपको बहुत काम आएगी रिगार्डिंग द पॉल्यूशन। एक पॉल्यूशन होती है हमारे पास, वर्ड है हमारे पास, दैट इज नोन एज वाटर फुटप्रिंट। एक आपके पास है कार्बन फुटप्रिंट, और एक आपके पास है प्लास्टिक फुटप्रिंट। अब सर ये तीनों फुटप्रिंट्स क्या है? बिजनेस जब यहाँ पे फुटप्रिंट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो काम कर रहा है, जैसे लेट सपोज आपकी फैक्ट्री है एंड यू आर इन्वॉल्व इन द एमिशन ऑफ गैस एंड स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड से यू आर क्रिएटिंग अ कार्बन फुटप्रिंट। इट्स अ पर्टिकुलर थिंग दैट इज क्रिएटेड बाय द बिजनेस एक्टिविटी फुटप्रिंट। तो अब कार्बन फुटप्रिंट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब यू आर डैमेजिंग द इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे इको फ्रेंडली प्रोडक्शन करें, या फिर एमिशन ऑफ स्मोक एंड गैसेस को डाइल्यूट करने के लिए आप जो है वो ग्रीन इन्वायरमेंट में इन्वेस्ट करें। वाटर फुटप्रिंट का मतलब है कि यू आर वेस्टिंग द वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइलिस्ट हैं तो ये जो डाई वगैरह करते हैं तो वो जो कलर पानी के अंदर मिक्स होता है उसके बाद उसे हमें रिलीज करके वेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस ऑल्टर करें कि रिसाइकल हो सके। प्लास्टिक फुटप्रिंट का मतलब है बहुत ज़्यादा आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं जो कि डाइल्यूट नहीं होता हमारे पास, तो इससे प्लास्टिक फुटप्रिंट है। तो अगर एक बिजनेस का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एमिशन ज़्यादा है, कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा है, उसका मतलब वाटर वेस्ट हो रहा है, वाटर इंटेंसिव प्रोसेसेस हैं तो वाटर फुटप्रिंट है, और अगर प्लास्टिक ज़्यादा है तो प्लास्टिक फुटप्रिंट है। तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ थिंग, आपको पास पेपर में भी नजर आएगी, दैट्स वाई आई मेंशन दिस केस। How businesses can accept। अब वी आर डन विद दी के डिफरेंट इंटरेस्ट एंड दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो मीट नहीं होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस इज बिहेविंग अनएथिकली एंड बिजनेस इज नॉट कंसिडर दी राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, तो अन सोशल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो अपने ही कॉर्पोरेट बेनिफिट के लिए और प्राइवेट बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो सर बिजनेस कैसे सोशली रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? अब आ जाए जरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को देखते हैं। Many manufacturing businesses, the impact of the sources of supplies can be considerable. Using sustainable sources for resources mean that future generation will have the access to the same materials. Body Shop International refusal to use any material that are unsustainable or any components that have been tested on animals shows a sense of responsibility towards the society and to animals। अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, आप है मैन्युफैक्चरर, तो आपका जो सप्लायर बिजनेस है वो भी एथिकल होना चाहिए, वो भी चाइल्ड लेबर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और प्लस आप जिनको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो आपका कस्टमर भी एथिकल होना चाहिए। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन बोथ केसेस एथिकल बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू स्टे एथिकल। अगर आप एथिकल बिहेव कर रहे हैं और आपका सप्लाई एथिकल सोर्सेज सप्लाई नहीं दे रहा है, या वो अनएथिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, एंड द सेम केस इज विद दी सप्लाई कस्टमर एज वेल,
तो यू विल बी कंसिडर एज अनएथिकल एज वेल। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एथिकल बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे जो बॉडी शॉप का केस है वो यही है कि वो यहाँ पे एनिमल टेस्टिंग को अलाउ नहीं करता, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें करते हैं फॉर द सोशल एक्टिविटीज़, लेकिन अलॉन्ग विद दैट एनिमल टेस्टिंग नहीं करते, क्योंकि कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसे पहले एनिमल पे टेस्ट किए जाते हैं कि एनिमल की स्किन की कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा, एंड देन दे एक्चुअली डू दिस। जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं तो सबसे पहले रैट्स पे जो हैं वो टेस्ट किए जाते हैं। आपने आपने वो सीज़न देखा होगा हमारे पास, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसके अंदर जितनी भी लैब के अंदर टेस्टिंग होती है वो सारी रैट्स पे होती है। दैट्स अ केस। तो इससे उनकी लाइफ को भी रिस्क है। तो अगर हमारे पास इंसान नहीं है लेकिन लिविंग थिंग तो है ना, हमारे पास लिविंग बीइंग तो है, दैट्स अ केस। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को चाहिए कि वो सस्टेनेबल सोर्सेज को यूज़ करे, ऐसे सप्लायर को चूज़ करे जो एथिकल सोर्सेज से सप्लाईज ला रहा हो, सस्टेनेबल हो, कोई एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज चाइल्ड लेबर के अंदर ना इन्वॉल्व हो, एंड सेम केसेस विद द कस्टमर। नंबर वन। Number two, many manufacture has the negative effect on the environment. Changing and altering production process can reduce the impact of damage. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक केस है बहुत पुराना, उसका सवाल भी हम देखेंगे। इट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग केस, मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि उसके अंदर सीएसआर के तकरीबन एरियाज को कवर किया है। वो केस है एक ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लेमन फिज के नाम से। अब वो जो लेमन फिज है ना वो 1.4 लीटर्स ऑफ वाटर यूज करिए टू मैन्युफैक्चर 1 लीटर ड्रिंक। 1.4 लीटर्स ऑफ वाटर टू मैन्युफैक्चर 1 लीटर ड्रिंक, तो 0.4 लीटर वेस्ट हो रहा है वाटर। तो बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव प्रोसेस है। तो अगर इस टाइप के आप प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व है तो आपको चाहिए कि आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एफिशिएंसी लेकर आए। दैट इज टू क्रिएट ऑपरेशनल और टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी सो दैट द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी मिनिमाइज्ड। इसी तरीके से हमने स्टारबक्स को देखा है, नेस्ले को देखा है, जिन्होंने क्या करा है अपने पेपर स्ट्रॉ को रिप्लेस कर दिया विद द प्लास्टिक स्ट्रॉस। दैट इज अ केस। तो आप अगर अपने पैकेजिंग के अंदर प्रोसेसेस के अंदर रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है तो उसको अगर आप रिसोर्सेज को तो आप क्या हो जाएंगे, एथिकल। सीएसआर कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज यू आर कंसिडरिंग द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनटू द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। थर्ड, सपोर्टिंग लोकल कम्युनिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं बच्चों को लेके चला गया, जो एजुकेटेड अच्छे बच्चे हैं ए लेवल्स के, उनको मैं लेके चला गया और हम जाके कुछ पर्टिकुलर आवर्स स्पेंड करते हैं टीचिंग के इन द ऑर्फनेज। जिसका मतलब क्या है कि वो लोग हैं दोज हु डू नॉट हैव द एक्सेस टू द हाई क्वालिटी एजुकेशन, एंड फ्रॉम आवर पर्टिकुलर थिंग वी कैन एक्चुअली प्रोवाइडिंग द बेनिफिट टू द सोसाइटी। वी आर फिलिंग द गैप। दैट इज अ केस। जैसे यहाँ पे हमारे पास मेंशन है कि supporting the local community is an important way of fulfilling the social responsibilities. It can provide the public with a clear image of the caring side. गल्फ बैंक गिव लाइफ कैंपेन। गल्फ बैंक गिव लाइफ कैंपेन का मतलब क्या था कि इन्होंने किया था कि हमारे पास कुवैत के अंदर ब्लड डोनेशन कैंपेन। अब जो ब्लड डोनेशन कैंपेन थी उसके अंदर क्या किया था कि ये जो गल्फ बैंक है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे यूज़ किया था और उनके ब्लड को यहाँ पे जो है डोनेशन कैंपेन के अंदर इन्वॉल्व हुए थे। जैसे हमारे पास ये इंडस हॉस्पिटल है तो मल्टीपल स्कूल्स में जाता है और वहाँ से ब्लड डोनेट करता है, ब्लड कलेक्ट करता है। और ये ब्लड हमारे पास कराची के अंदर ख़ास तौर पे यूज़ होता है बाय दी पीपल जो कि थैलीसीमिया होते हैं, थैलीसीमिया पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। Choosing socially responsible suppliers, that means to make sure that the supplies are coming from the suppliers who are following the code of conduct. McDonald's, no child labor, proper healthy standards, change of wooden furniture. अब सर इसका मतलब क्या है? मैकडॉनल्ड्स ने 2012 में 13 में कैंपेन स्टार्ट किया, उस कैंपेन के अंदर क्या था, नो मोर वुडन फर्नीचर, कि अब से जो हम फ्रेंचाइज आउटलेट्स होंगे उसके अंदर हम प्लास्टिक फर्नीचर को यूज़ करेंगे एंड वी आर गोइंग टू रिप्लेस द वुडन फर्नीचर विद द प्लास्टिक फर्नीचर। दैट्स अ केस। इज इट क्लियर गाइस? नाउ व्हाट इज सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्ट्स क्या होती हैं? अब यहाँ पे वी आर डन विद दी कि सर सीएसआर होती क्या है, कैसे सीएसआर अचीव करते हैं, हाउ द बिजनेसेस कैन एक्सेप्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हमारे पास ये एक एरिया है दैट इज नोन एज सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्ट्स। हमारे पास पब्लिक लिमिटेड कंपनी एस में थोड़ा सा चलते हैं। जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी एजीएम कंडक्ट करती है तो एजीएम के अंदर दे कम्युनिकेट द फाइनेंशियल गोल्स एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अब वो तो लीगली लाइबल हैं और वो यहाँ पे बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी व्हेन द शेयर्स आर इन्वॉल्वड एंड द शेयर होल्डर्स आर इन्वॉल्वड एंड द अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व, तो यहाँ पे कंपनी इज बाउंड
कि वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताए, बिकॉज इट्स अ राइट ऑफ द शेयर होल्डर। लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंपनीज जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करती हैं, एंड दे डू कंसिडर द सोशल एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वो ये भी कंसिडर करती हैं, एंड दे पब्लिश द CSR। लास्ट ईयर में यहाँ पे अंबानी ग्रुप की इंस्टाग्राम की लाइव ब्रॉडकास्ट AGM को देख रहा था, जिसके अंदर वहाँ पे मुकेश अंबानी, द सी ऑफ रिलायंस, वो यहाँ पे पूरा बता रहे थे कि हमने इतना ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट किया है, हमने इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी है इंडिया के अंदर, हमारे इस डिवीजन से इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जिससे हम इतने लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। That is actually communicating that we are doing and we are giving back to the society. We are not just maximizing the profit and we are not just working for the private benefit, we are working for the social benefit as well. तो ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्ट्स हैं, ये जब पब्लिश की जाएगी तो जितने शेयर होल्डर्स हैं, दे आर गोइंग टू गेट कम्युनिकेटेड कि बिजनेस इज नॉट मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, बिजनेस इज ऑल्सो बिहेविंग एथिकली एंड द बिजनेस इज सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिपोर्ट्स हैं आर डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट अ बिजनेस टारगेट्स फॉर मीटिंग इट्स सोशल ऑब्लिगेशंस एंड द एक्सटेंट टू विच प्रीवियस सोशल टारगेट्स हैव बीन अचीव्ड। अब इसके अंदर हमारे पास एक चीज़ है सोशल अकाउंटिंग। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिस पे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती हैं। सो ऑन द सेम बेसिस सोशल अकाउंटिंग इज डन टू प्रिपेयर दिस सोशल रिपोर्ट्स। कि सोशल अकाउंटिंग की जाती है बाय द बिजनेसेस ताकि सोशल रिपोर्ट्स प्रिपेयर हो सके। अब ये जो सोशल रिपोर्ट्स होंगी हमारे पास और सोशल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन टू इट्स स्टेक होल्डर। कि हमने कितना डैमेज टू द एनवायरनमेंट किया है, कितनी एम्प्लॉयमेंट, वॉट एवर द बिजनेस इज डूइंग टू द एनवायरनमेंट, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कितनी इंप्रूवमेंट आ गई, ये भी बता सकते हैं कि पहले ये था अब ये। दैट्स अ केस। वाई द बिजनेस शुड एक्सेप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों एक्सेप्ट करनी चाहिए? ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है, सोशली बिहेव करने से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज मिलती हैं, टैक्स रिलीफ मिलता है। फिर प्लस हमारे पास वर्कर्स भी समटाइम्स जो एथिकल ग्रुप ऑफ वर्कर्स हैं, दे आर गोइंग टू इंटैक्ट विद द वर्क ऑर्गेनाइजेशन। शेयर होल्डर्स जो एथिकल होंगे, दे आर गोइंग टू बाय द शेयर्स, इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट, बैंक्स आर गोइंग टू प्रोवाइड द फाइनेंस। सो दैट्स वाई द बिजनेस शुड एक्सेप्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बड़ी बात हमारे पास जो कल हम डिस्कस भी करेंगे, प्रेशर ग्रुप, वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। कि इस टाइप के हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स, जो कि एनवायरनमेंट को, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एंड दे डू नॉट वांट कि देयर इज समथिंग रॉन्ग और द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज बिकॉज ऑफ द बिजनेस। पॉल्यूशन ना हो, इकोलॉजिकल डैमेज ना हो, ये सब कुछ चीज़ें ना हो। तो यहाँ पे वो भी एक्टिव ना नहीं होता हमारे पास। अगर वो एक्टिव होता है तो फिर आपके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, स्ट्राइक होती है, गवर्नमेंट अटेंशन आती है, गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, फिर हम इसको रैप अप करके ख़त्म करेंगे। एक है विंडो ड्रेसिंग, एक है एग्रेसिव प्रमोशन, एक है फैसिलिटेटिंग पेमेंट, स्पीड मनी, ग्रीस मनी। सिर्फ विंडो ड्रेसिंग क्या है समझते हैं। हमारे पास हम आउटलेट पे जाते हैं तो आउटलेट का जो बेस्ट आउटफिट होता है, दैट इज प्लेस्ड ऑन द विंडो इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर टुवर्ड्स एन आउटलेट। तो इसी तरीके से हमारे पास विंडो ड्रेसिंग इन अकाउंटिंग होती है कि we manipulate the accounts, we play with the numbers in order to attract the shareholders, government and whatever the objective is. मैं एक्सपेंसेस को कम कर रहा हूँ, प्रॉफिट को बढ़ा रहा हूँ ताकि शेयर होल्डर शेयर्स बाय करें। मैं यहाँ पे टैक्स को बचाने के लिए एक्सपेंसेस बढ़ा रहा हूँ या इंटरेस्ट के अमाउंट को यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहा हूँ बाय एक्वायरिंग द लोन एंड ऑल, ताकि मुझे टैक्स ना देना पड़े इतना ज़्यादा। दैट इज नोन एज विंडो ड्रेसिंग। तो सर ये इलीगल नहीं है, लीगल है। क्यों? क्योंकि विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करिए, इट्स नॉट वायलेटिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एंड अनटिल अनलेस आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, वायलेट नहीं कर रहे, तो वहाँ पे कोई फाइनेंशियल ऑडिट में भी मसला नहीं आएगा, ना कोई लीगल एक्शन होगा मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। तो इट्स अनएथिकल बट लीगल। बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि सोशली एंड मॉरली राइट नहीं होते, बट दे आर लीगली राइट। दैट इज वन ऑफ द केस। दूसरी हमारे पास चीज़ है दैट इज नोन एज एग्रेसिव प्रमोशन। Some businesses are involved in the aggressive promotion. It means that they leave no choice to the customer without, or they leave no choice to the customer except their product. तो नेस्ले का जो कल केस हम डिस्कस करेंगे वो यही होगा, एग्रेसिव प्रमोशन वाला। और इस एग्रेसिव प्रमोशन के अंदर होता क्या है कि हमारे पास हम कहते हैं, जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे OA लेवल्स के टीचर्स होते हैं, वही कहते हैं कि मेरे नोट्स ही खरीदोगे तो क्लासेस में बैठने दूंगा, और मेरी क्लासेस में मेरे ही नोट्स अलाउ हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? दैट टीचर इज लीविंग नो चॉइस टू द कस्टमर और टू द स्टूडेंट्स।
दैट इज एग्रेसिव प्रमोशन। कि नीड क्रिएट कर दी है, परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट अलाउड है कि यू आर इन्फ्लुएंसिंग, यू आर कन्विंसिंग द कस्टमर दैट योर प्रोडक्ट इज ऑफ हाई क्वालिटी, दे शुड बाय, और द डिमांड इज क्रिएटेड बाय द बिजनेस। But creating a need, leaving no choice, it's unethical. Aggressive promotion. फैसिलिटेटिंग पेमेंट, स्पीड मनी, ग्रीस मनी। फैसिलिटेटिंग पेमेंट की टर्मिनोलॉजी पास पेपर में आ चुकी है हमारे पास। स्पीड मनी, ग्रीस मनी नहीं है। लेकिन आप सुनते हैं ज़रा, एक चीज़ होती है ब्राइबरी, रिश्वत देना। ब्राइबरी गलत है, इलीगल भी है। ब्राइबरी में और स्पीड मनी, ग्रीस मनी में फ़र्क क्या है? फैसिलिटेटिंग पेमेंट के अंदर हमारे पास ये ब्राइबरी भी आ सकती है और ये भी चीज़ आ सकती है। अब ब्राइबरी का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने सिग्नल तोड़ा, आपने गलत किया, आपने लॉ ब्रेक किया, यस। अब आपने वहाँ पे आगे जो भी ट्रैफिक वार्डन जो भी खड़ा हुआ है उसको आपने यहाँ पे चालान की जगह पे कुछ पैसे दे दिए और चालान, तो इलीगल है, यस। एक कंस्ट्रक्शन साइट हो रही है, उस कंस्ट्रक्शन वाला जो एरिया है वहाँ पे इट इज़ नॉट अलाउड टू कंस्ट्रक्ट दी हाई राइज बिल्डिंग और टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग अबव देन दी 10 फ्लोर्स। अब आपने वहाँ पे डिफरेंट जो ऑफिसेज हैं और डिफरेंट जो हमारे पास गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आपने ब्राइबरी, रिश्वत दे के आपने अप्रूवल ले लिया और अप्रूवल ऑफ द मैप हो गया दैट यू कैन कंस्ट्रक्ट अ 12 फ्लोर बिल्डिंग। अलाउड कितने? 10। लीगली आपने कितने का परमिट ले लिया? 12 का। लीगल है? इलीगल है, इलीगल है। उस चीज़ को आपने जो पेमेंट दी है दैट इज नोन एज ब्राइबरी, जो कि इलीगल है क्योंकि आपने एक इलीगल काम को लीगल करने के लिए पैसे दिए। स्पीड मनी, ग्रीस मनी इज डिफरेंट। स्पीड मनी, ग्रीस मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? काम लीगल है लेकिन काम बहुत टाइम ले रहा है। तो आपने स्पीड मनी पैसे दे के प्रोसेस, फाइल नीचे है आपकी, आपने पैसे दे के फाइल ऊपर लेकर आ गए ताकि डिले ना हो। इसी तरीके से ग्रीस मनी, ग्रीस क्यों यूज करते हैं? टू स्पीड अप थिंग ना, ग्रीस, ताकि फ्लो हमारे पास वो चीज़ जो है ना वो फ्लुएंट हो जाए, फ्लो में आ जाए। स्पीड क्यों यूज करते हैं? स्पीड मनी का मतलब क्या हुआ? टू स्पीड अप द प्रोसेस। तो अब वो चीज़, आपका काम लीगल है, 10 माले की बिल्डिंग है और 10 माले का ही नक्शा है और उसी को आपको अप्रूव करवाना है, लेकिन फाइल बहुत नीचे दबी हुई है, आपने पैसे दे दिए, फाइल आपकी ऊपर आ गई। अब जब आपकी फाइल ऊपर आ गई तो सर इलीगल तो नहीं हुआ क्योंकि काम तो लीगल है, लेकिन अनएथिकल है। क्योंकि अगर आपकी फाइल ऊपर आई है तो किसी की फाइल नीचे गई होगी, तो किसी का हक मारा, मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट द राइट ऑफ समवन। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड मनी, ग्रीस मनी लीगल है बट अनएथिकल है, क्योंकि आप उसके अंदर लीगल काम के लिए पैसे दे रहे हो बट यू आर पेइंग टू स्पीड अप द प्रोसेस। So that's why it is unethical. So it's a very thin line between the unethical and ethical and legal and illegal. बहुत सारी चीज़ें legally right हैं but socially morally wrong है, so they are known as unethical. So that's it. ये हमारे पास concept of the CSR, ethical and ethical, and it will be continued tomorrow.